मेरे साथ आज राजगद्दी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सिद्धि कुमारी जी। बीकानेर पूर्व से ये बीजेपी की उम्मीदवार हैं और हम चलते चलते आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे लोकतंत्र से राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में क्या सामंजस्य है, किस तरह से ये उसमें अपने आप को कन्वर्ट करते हैं और जो 3 बार से लगातार ये जीत रहे हैं तो उसके पीछे क्या इनकी ताकत है और इस बार इनके सामने क्या चुनौतियां हैं। सिद्धि कुमारी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। 2008 में पहली बार ये परिसीमन से सीट बनी थी और पहली बार आप इसमें आए थे, जीते गए थे। 8 के बाद में 13 का भी आया, 18 का भी आया और अब 2023 में हम आ गए हैं। ये चौथी बार जो है, तो इस बार आपकी क्या तैयारी है, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार भी आप चौका मारेंगे? बिल्कुल, मैं जो 100% सोच रही हूँ कि मेरा चुनाव अच्छा निकलेगा और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूर्व राज परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं। एक वक्त था जब जो देश, आवाम, जनता, इनकी जो नीतियाँ थी, इनका जो वेलफेयर है ये तय होता था राजमहलों से और आप उन्हीं राज परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नया जो अब निज़ाम आया है, नया जो राज आया है जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें लोगों से वोट करते हैं और अपना नेता चुनते हैं, आप इन दोनों के बीच में, क्योंकि आपने वो भी अपनी फैमिली को देखा है, इन दोनों के बीच में आप किस तरीके से ये देखते हैं कि ये क्या इसमें सामंजस्य नज़र आता है आपको? देखो, वो ज़माना अलग था, उस वक़्त राजतंत्र था जी। अब लोकतंत्र है। तो मेरे हिसाब से जो भी तंत्र आया है, चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र हो, सबसे पहला उनका मुद्दा वेलफेयर रहा है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। तो वही मुद्दा है जो डेमोक्रेसी में है कि डेवलपमेंट और वेलफेयर स्टेट हो, तो वही सीखा है। अच्छा, एक चीज़ तो है, जब हम राज परिवारों की बात करते हैं, राजे महाराजों की बात करते हैं, तो एक छवि होती है सबकी कि वो एक इतने बड़े घरों में रहते होंगे, वो किस तरीके से खाते होंगे, किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल होती होगी। हमने यहाँ पर अभी देखा कि आप ऑल्टो में चलते हैं। यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो वो भी ये बता रहे थे कि बाईसा हैं, बाईसा के नाम से आप मशहूर हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि बाईसा तो हमारी ऑल्टो में ही चलती हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो सिंपलिसिटी है ये आपको कनेक्ट कर रही है लोगों से? सिंपलिसिटी का पूरा श्रेय मैं अपनी ग्रैंड मदर और मदर को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना मेरे को समझाइश किया, जितना आप सिंपल रहोगे उतना ही आप अपने आप को सुखी बना के रखोगे। तो मेरे कोई भी इस तरह का दिक्कत नहीं है। और मैं एल्टो इसलिए भी करती हूँ क्योंकि बड़ा इजी होता है और नेविगेट करना भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इजी होता है। और एल्टो मैंने ख़रीदी थी जब मैं काम नहीं करती थी, मेरे म्यूज़ियम चलाने से पहले। तो एक अच्छी याद है और अभी तक चल रही है, तो मेरे को चेंज करने की कोई ज़रूरत लगी भी नहीं। लेकिन आपको अब एक चेंज करने की ज़रूरत तो मुझे लगता है कि है, क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे थे यहाँ पर आने से पहले। तो बेशक आप 3 बार से यहाँ पर एमएलए हैं, वो कहते हैं कि बाईसा को हम जिता भी रहे हैं, लेकिन बाईसा हमारे बीच में कभी घुलती मिलती नहीं है, आते नहीं हैं। तो क्या ये चेंज करने की ज़रूरत है, आपको लगता है? थोड़ी बहुत तो करने की ज़रूरत है और मैं काफ़ी कुछ तो घुल गई हूँ, मिल गई हूँ, काफ़ी कुछ मैं अब निगोशिएट कर लेती हूँ अपने आप से और जनता के बीच में। बट हाँ, मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती हूँ। हम जब बात कर रहे हैं ये रियासत से सियासत वाली बात जो है कि आपका जो परिवार है, आपके दादाश्री पहली बार 1952 में सांसद बने थे, 25 साल तक लगातार रहे, आप भी 15 साल से हैं। एक ये जानने वाली बात थोड़ा सा लगती है कि क्या आप ये फुल टाइम पॉलिटिशियन आप अपने आप को जारी रखना चाहेंगे आगे? देखो, पॉलिटिक्स ने मेरे को चूज़ किया है और ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है इंसान को कि बहुत कम अपने हाथ में है और जो यूनिवर्स है वो कुछ ना कुछ तय करके रखता है और जो यूनिवर्स के साथ चले वो ही अंत में जीतता है। तो पॉलिटिक्स ने मुझे चूज़ किया तो मैंने भी कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये
ये ठीक है मेरे लिए। और अंदर से भी एक आवाज़ आई कि ठीक है, हाँ भरनी चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है हमारे यहाँ बाहर निकलना, मिलना जुलना और ये सब। तो ये सब करने में मेरे को कुछ ठीक लगा, तो मैंने आगे ये। हाँ, वही मैं ये सवाल भी हमारे मन में आ रहा था कि करणी सिंह जी के टाइम पे शूटिंग का आपके यहाँ परिवार में बहुत वो रहा, असर रहा है, इंटरेस्ट सबका स्पोर्ट्स में रहा। आपके जो परिवार के बाकी सदस्य हैं वो भी शूटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने शूटिंग के बजाय राजनीति का कैरियर चुना है। शूटिंग का कोई प्रैक्टिस तो मेरे को फॉर्मल कुछ ट्रेनिंग वगैरह थी नहीं, मेरा कोई ऐसा शौक भी नहीं था जी। मैं आर्ट और क्राफ्ट के अंदर मेरा शौक था, तो मैं एवरीडे आर्ट की म्यूज़ियम क्यूरेटर हूँ 23-24 साल से जी। तो मैंने कोई पैलेस को कन्वर्ट नहीं किया म्यूज़ियम के अंदर, मैंने एक कारखाने को कन्वर्ट किया। जो पुराने ज़माने में कारखाने थे तो हमारे यहाँ प्रथा थी कि जो फादर इन लॉ थे वो अपनी नई डॉटर इन लॉ को एक कारखाना देते थे। अच्छा। तो मेरी ग्रैंडमदर को एक मिला और मेरी मदर को एक मिला, और वो कारखाना है उन लोगों ने दोनों ने मेरे को बैठाया, अच्छी तरह से समझाया कि देखो काम तो अब करना पड़ेगा। किस तरह का कारखाना होता है? कारखाना मतलब वर्कशॉप, जहाँ वर्कर्स बैठ के वर्कशॉप का काम करते हैं। तो मेरी ग्रैंडमदर ने एक्चुअली मेरे को समझाया कि तुम वहाँ जाओ तो सही और देखो, शायद अच्छा लगे म्यूज़ियम चलाना। तो मैंने अपनी तालीम MA इन इंग्लिश लिटरेचर कर लिया था, तो मैं उनका कहना माना और मैं वहाँ गई और वहाँ देखा मैंने कि गाय है और वहाँ पे लोग रह रहे हैं और बस वहाँ पे कमरे हैं। तो मुझे समझ भी नहीं आया कि म्यूज़ियम कैसे इधर चलेगा, पर मेरा ग्रैंडमदर ने ये बोला कि तुम कोशिश तो करो, कहीं तो शुरू करो। तो मैं एवरीडे आर्ट म्यूज़ियम के अंदर मैंने थोड़ा बहुत कोर्स करके शुरू कर दिया और कारखाने को म्यूज़ियम में तब्दील किया, और 23 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा, वापस से अपन आते हैं राजनीति पे। आपकी जो बीकानेर पूर्व की सीट है ये बीजेपी की A+ सीट में शामिल है, पहली लिस्ट में थी। तो आपको भी क्या लगता है कि जीत उतनी ही सुनिश्चित है जितना बीजेपी सोच रही है? मैंने काम जो किया है, जो भी डेवलपमेंट का काम किया है, जहाँ कहीं भी मैंने कलम चलाई है, मैंने नेकी और भलाई की चलाई है, डेवलपमेंट की चलाई है, वेलफेयर की चलाई है। तो मैंने अपनी तरफ से ये दिया है कि मैंने 100% जो भी दिया है वो मैं पब्लिक वेलफेयर के लिए दिया है। 15 साल में आपने काफ़ी कुछ किया भी होगा, लेकिन अभी ऐसा कोई काम है जो आपको लगता है कि मैं बीकानेर पूर्व के लिए ये काम करवाऊंगी, इस वजह से ये पब्लिक मुझे इस बार फिर जनता आपको चुनेगी? सबसे पहले प्राथमिकता है छोटे स्कूल्स खोलना गलियों में, जहाँ पे बच्चे जो काफ़ी दूर चल के जाते हैं। और एक है मेरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, और सीवर का जो हैबिट फॉर्मिंग होना चाहिए, क्लेanलीनेस। वो मैं बार बार हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि क्लेanलीनेस एक हैबिट फॉर्मिंग होनी चाहिए। सो वहाँ आई थिंक मोर वर्क नीड्स टू बी डन। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सफाई कर्मियों ने नगर परिषद पर जड़ा ताला, सफाई कर्मी कर रहे हैं बकाया वेतन की मांग। करौली में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में चुनाव पर्यवेक्षक की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। अलवर के बड़ौदा मेव से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार चालक को नींद की झपकी आने से उसकी मौत हो गई। अजमेर के जादूगर मोहल्ले में रहने वाले होमगार्ड के जवान की हार्ट अटैक से मौत। अजमेर के सावित्री स्कूल में दिव्यांगजनों को चुनाव कैंपेन में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ऐसे में कई दिव्यांगजन ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। श्रीगंगानगर में धनतेरस के अवसर पर प्रदेश भर के बाजारों में जमकर लक्ष्मी बरस रही, जमकर खरीदारी हो रही है। बाड़मेर में ATM मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 टन अवैध लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। भरतपुर के बयाना कस्बे में 28 अक्टूबर देर शाम को सराफा व्यापारी के साथ लूटपाट और हत्या मामले में लोगों में आक्रोश।
श्रीगंगानगर में बकाया वेतन की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के वासेला गांव में मोरन नदी में एक बुजुर्ग महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका के वार्ड 29 में सफाई अव्यवस्था को लेकर रियासत से सियासत राजगद्दी न्यूज़ 18 के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सिद्धि कुमारी जी से, जो बीकानेर पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं और साथ ही इस बार बीकानेर पूर्व से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। 3 बार पहले भी यहाँ से लगातार एमएलए रही हुई हैं। सिद्धि जी, जब हम यहाँ आए थे तो बात हो रही थी कि भाई साहब बहुत ध्यान रखते हैं क्षेत्र का, सब है, लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। अच्छा, हमने अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से भी बात की यहाँ पे और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, वो इस बात से बड़े खुश हैं। वो अपने आप को बड़ा रिलैक्स मानते हैं कि एमएलए की तरफ से हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं आता, अनावश्यक किसी तरह के फ़ोन नहीं आते, वरना दूसरे जैसे एमएलए होते हैं वो तो छोटी छोटी बातों के लिए करते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप इससे डिफरेंट हैं थोड़ा सा? तो कार्यकर्ताओं का जो है वो आपके पास किस तरह से डिमांड नहीं आती है फ़ोन करवाने की? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो ज़्यादा इस मामले में पढ़ती नहीं हूँ और इदारे मजबूत अपना आप होने चाहिए। कि आप जितने अपने इदारे हैं, जो भी मेरे शहर से मुतल्लिक जो इदारे हैं, वो अपना आप मजबूत हों, जो इस तरह का टैकल कर सके। क्राइम आप देख रहे हैं राजस्थान में बढ़ रहा है, आप ये भी देख रहे हैं बीकानेर तक में मैंने देखा है कि क्राइम बढ़ रहा है। क्रिमिनल मेंटालिटी डेमोक्रेसी के लिए एक जहर है और मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं करती हूँ, पर हाँ, यदा कदा यदि कोई ऐसा समस्या आ जाए जो महिला से जुड़ा हो या कहीं एकदम ही अति हो गई हो तो मैं फ़ोन करती हूँ। वैसे मैं इदारों को कंप्लीट इंडिपेंडेंटली रन करने का सोचती हूँ, क्योंकि वो लोग उधर सक्षम हैं, वो लोग वहाँ पे जो एम्प्लॉयड है उन लोगों ने ट्रेनिंग किया है, वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड है। तो मैं अपना कॉल करके ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिससे किसी का बुरा हो, भले के लिए मैं फ़ोन ज़रूर कर देती हूँ। आपका जो कार्यकर्ता होता है उसको एक उम्मीद तो होती है कि इनके एक फ़ोन से अगर मेरा काम हो जाए, तो क्या वो आपके ऊपर कभी प्रेशर डालते हैं? वो आपसे कहते हैं कि आप हमारे डिलीवरी से करवा दीजिए? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, पर यदि कोई मुद्दा आता है और मुझे लग रहा है कि कोई भलाई का ही मुद्दा है तो मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं, बट आई प्रेफर कि मैं नहीं करूँ। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं तो इस इलेक्शन में बतौर बीजेपी कैंडिडेट, बतौर कंटेस्टेंट, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं जिनके मुद्दों पर आप बीकानेर ईस्ट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? डेवलपमेंट, सूरसागर, इतना खूबसूरत झील जूनागढ़ के आगे बीजेपी की सरकार ने बनाया था और उसका क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट एक ऐसा की वर्ड है जो कि हर गली के वर्कर तक जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो मैं जब कोटा भी लगाती हूँ अपना, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे कितने घर में महिला खुश हो जाएगी। तो कोटा मैं बहुत सोच समझ के लगाती हूँ, इस तरह से मैं नहीं लगाती जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि नहीं, मैंने ये कोई गलत काम कर दिया है। और कोटा मैंने ऐसे नहीं सोचा है कि ये कौन है, कहाँ से है, मैंने सिर्फ डेवलपमेंट देखा है, मैंने ज़रूरत देखी है। यदि ज़रूरत मेरे को लगती है तो मैं 100% वो कोटा वहाँ पे देती हूँ। और उसके लिए मेरे को जहाँ पे टेलीफोन भी करना होता है कि थोड़ा जल्दी कर दो या थोड़ा प्राथमिकता दो, वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ डेमोक्रेसी। तो कभी आपको लगता नहीं है कि आप बीकानेर के से एमएलए तो हैं, इस बार मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल होकर के क्या पूरे राजस्थान के लिए आप पॉलिसी बनाएं? देखो, ये तो बहुत भविष्य की बात है। आप अभी तो सिर्फ मेरा ध्यान कैंपेन के ऊपर है जी, और भविष्य के बारे में मैं तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकती। तो मैं सिर्फ कमल का फूल और अपना कैंपेन के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। और अभी ज़रूरत यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, उनको टच करूँ और ये देखूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट और कहाँ हो सकता है। अच्छा, कैंपेन की बात आप करें, कैंपेन करते हुए जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो
आपको जो लोग बात करते हैं तो किस तरह के मुद्दे सामने आपके आ रहे हैं मोस्टली उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं जी। स्थानीय मुद्दे होते हैं कि गली नहीं हुआ, क्रॉस नहीं लगा, सफाई नहीं हुई, कचरा बहुत है, ये इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं जी। तो और आप उन मुद्दों को किस तरीके से सॉल्व करने की आप आश्वासन देते हैं या मैं ना जब भी बोलती हूँ मेरे को फिल्टर नहीं होता है जी। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे मत बोलो जी, फिल्टर लगाओ, अभी आचार संहिता है जी, पर मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा रहती है कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसी को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो मैं जो अपने नोट और डायरी बनाती हूँ और आचार संहिता के बाद में वो नोट्स और डायरी मेरे काम भी आएगी और मैं जो थोड़ा और ध्यान साफ सफाई और कचरा उठाना और मूलभूत सुविधा ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और 3 बार से आप एमएलए हैं तो वो अनुभव आपको किस तरीके से इस बार काम दे रहा है? 3 बार का जो पिछला अनुभव है आपका। अनुभव काम ज़रूर देता है पर मैं एक स्टूडेंट की तरह हूँ कि मेरे लिए हर दिन एक नया है, मेरी हर दिन सोच में कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है और मैं हमेशा सीखने की बहुत जिज्ञासा रहती है। तो अनुभव ज़रूर है बट ये भी है कि कुछ नया सीखने का भी मेरे मन में रहता है। 3 बार से आप एमएलए हैं, आपको लगता नहीं है कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी, कहीं कोई असंतोष टाइप का मामला होगा लोगों में? 3 बार के एमएलए के लिए बहुत हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी जब पैदा होती है जब कोई गलत काम हो, एंटी इनकम्बेंसी जब पैदा होती है जब काम के अंदर 100% शुद्धि नहीं हो, एंटी इनकम्बेंसी जब पैदा होती है जब लोग आपको देख के कोई अलग तरह का मुंह बनाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जब पैदा होती है जब आपका डेवलपमेंट का फंड जहाँ दिया है वहाँ लगता नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी जब भी पैदा होती है कि जो आप सोच रहे हो वो आप धरातल पे लगा नहीं सकते। मैंने इनमें से कहीं चूक नहीं किया। मैं एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि जो कोटा था मैंने 100% इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रॉस चेक किया। मैंने वो धरातल की समस्या शायद वो मेरी नहीं हो, वो यूआईटी की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, निगम की हो, फिर भी मैंने उसको अपना ही मुद्दा समझा और मैंने वहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश की। सो आई थिंक एंटी इनकम्बेंसी से मैं ना तो अपने कैंपेन में देख पा रही हूँ और ना ही मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इधर होगी। बातचीत का सिलसिला भी अपन जारी रखेंगे, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिद्धि कुमारी जी से। वापस से हम अतीत की तरफ भी चलते हैं और उसको आज के वक्त से जोड़ेंगे। एक बाई एंड लार्ज ये मानते हैं कि जो राजतंत्र था, जब रजवाड़े रियासतें हुआ करती थी तो कामों में ज़्यादा ईमानदारी थी, हाँ। और एनफोर्समेंट ज़्यादा अच्छा था। तो आपको क्या लगता है कि जनतंत्र में भी काम अच्छे से हो, जनता के काम अच्छे से हो, एफिशिएंटली हो, उसके लिए एनफोर्समेंट और जो वो प्रणाली थी वो कितनी ज़्यादा कारगर है, कितनी रिलेवेंट है? सबसे पहले कागजी कार्रवाई बड़ी मजबूती से होती थी। मतलब एक एक कागज़ उस ज़माने का अभी भी उपलब्ध है। एक महिला का या कोई एक ऐसा केस आया था, वो दरबार साहब गंगा सिंह जी ने उधर गोला बना के लिखा था ब्रूटैलिटी। ये ब्रूटैलिटी जो महिला के साथ हो रही है उसको वर्बलाइज करने वाला आज की डेमोक्रेसी के अंदर कौन मसीहा है? आप खुद सोचें। अपना तो छोड़ ही दो, अपना तो जो बात अलग हो जाता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई ये सब का काम फेज में उससे निकल चुकी हूँ, बट जो ब्रूटैलिटी है वो सिर्फ वर्ड्स में नहीं थी, वो न्याय के अंदर है। गंगा सिंह जी दरबार साहब न्याय प्रिय थे। हमारे घर के अंदर न्याय मिलता था, हमारे घर के बाहर वो न्याय देने जाते थे। और ये न्याय अब कहाँ है? क्या आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं न्याय देने के लिए? यदि महिला पुलिस थाने में जाती है अपनी सुरक्षा के हिसाब से
कोई कंप्लेन करने तो वो घर पे पहले सोच लेती कि कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सुनवाई तो होने वाली है नहीं। तो जो राजा न्याय दे सकता था, जो इन्फोर्स कर सकता था, जो रिकॉर्ड्स अभी तक हम लोगों के पास लाइब्रेरीज में मौजूद है और जो सिस्टमैटिक वर्क होता था, वो सब इधर अब देखो आप कितना माइनस में चल रहा है और उसको इन्फोर्स करना है और ये हो सकता है। बस ये है कि आपका जज्बा होना चाहिए कि आप यदि शाइनिंग बीकानेर चाहते हो तो आपको शाइनिंग वुमन चाहिए। बीकानेर में राजस्थान का इकलौता स्पोर्ट्स स्कूल, पहला स्पोर्ट्स स्कूल खुला था। आज उसकी हालत आपके से छिपी ही नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं। तो आप उसको किस तरीके से देखती हैं? क्या उसमें और बीकानेर का होने के नाते, एक आपकी पुरखों की एक धाती होने के नाते आप उसको किस तरीके से देखते हैं? उसके बारे में क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले सुशासन, वहाँ पे अच्छा टीम होना चाहिए। डेवलपमेंट का कोटा मेरा मिलता रहता है जी, उनको काफ़ी सहयोग मिलता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा इदारा है कि इंसान एक स्पोर्ट्स के ज़रिए कुछ भी खेले, उसके ज़रिए एक अच्छा जीवन यापन कर सकता है, नौकरी भी मिलती है और आर्थिक रूप से सहायता भी मिलती है। तो मैं सोचती हूँ स्पोर्ट्स एक अच्छा करियर हो सकता है, बट उसको लगाने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े इदारे चाहिए जो उस स्कूल को वापस उसी ग्लोरी के अंदर लेके आए। और कोटा बहुत छोटी चीज़ है, आप देखो मैं कितना लगा सकती हूँ, बस जो मिलता है मैं वही तो लगा। तो स्पोर्ट्स की बात आ रही है, मैं थोड़ा सा आपसे अब निजी चीज़ें जानना चाह रहा था। आपकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? बहुत कम, इतना वक्त नहीं मिलता है मेरे को, बट हाँ मैं यदा कदा। कौन सा स्पोर्ट्स आप देखते हैं? मुझे बैडमिंटन तो मैं बहुत अच्छा खेलती थी बचपन में, साइकिलिंग बहुत अच्छी करती थी। ये नरेंद्र भवन में रहते थे मेरे पेरेंट्स, मैं उनके साथ रहती थी, तो मैं नरेंद्र भवन से काफ़ी साइकिलिंग कर लेती थी। बहुत ही सुनसान होता था, अब तो बहुत कॉलोनी और बस गई है, तो मैं साइकिलिंग कर लेती हूँ, अभी भी साइकिलिंग कर सकती हूँ और बैडमिंटन में अच्छा खेल लेती हूँ। जी, मूवी वगैरह देखने का आपको है शौक? इतना वक्त नहीं होता है, बट मेरी सिस्टर और मेरी नीस होती है और मैं उनके पास में होती हूँ, तो वो मेरे को ले जाते हैं, तो मैं मूवीज़ देख लेती हूँ। तो अभी लेटेस्ट कौन सी, लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी है? लास्ट फिल्म मैंने देखी है गुड़गांव में अपनी बहन और अपनी भांजी के साथ में, और वो थी रॉकी की कहानी, समथिंग लाइक दैट, रानी रॉकी की प्रेम कहानी। हाँ। अच्छा, आम लोग के साथ में क्या है कि वो जैसे आप लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है कि इतने बड़े महल में रहते हैं, शायद सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते होंगे, तो क्या ऐसा है क्या? नहीं, मेरा दादी ने, मेरा मदर ने मेरे को तरबियत ही बहुत सिंपल दी है। एक्चुअली मैं ज़्यादा ही कुछ सिंपल होती हूँ, बट बहुत सिंपल खाना खाती हूँ, वेजिटेरियन खाती हूँ, और 1200 और 1500 कैलोरी के अंदर मैं रहती हूँ। और कैलोरी काउंट्स मैं ऐसे करती हूँ जैसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप फिट रहना, फिटनेस इज़ द की, तो मैं फिटनेस के अंदर बहुत ध्यान रखती हूँ, अपना योगा, प्राणायाम, अपने एक्सरसाइज। कभी बैडमिंटन भी खेलते हैं? बैडमिंटन तक का तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट अपना फ्रीली जो होता है, वॉकिंग फ्रीली जो भी होता है वो मैं करती हूँ। और उन्हीं से सीखा है मैंने अपनी सोने चांदी के बर्तन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसी महिला जो कि मसीहा थी मेरी लाइफ में, मेरी मम्मी और मेरी दादी। मसीहा बहुत कम आते हैं ज़िंदगी में जी, पर मैं बहुत भाग्यवान थी कि मेरी दादी और मेरी मम्मी एक मसीहा के रूप में मेरे को लाइफ में मिले और मेरे को मार्गदर्शन देते रहे। और आज जो कुछ भी मैं बनी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो सिंप्लिसिटी तो वो कैरी करते थे, तो मैं भी एक कैरियर हूँ सिंप्लिसिटी का। कुकिंग करते हैं? खाना बनाना पसंद है? कुकिंग में सभी कुछ बना सकती हूँ, सभी कुछ, कॉन्टिनेंटल से लेके दाल चावल से लेके सब्जी छील सकती हूँ, रोटी बना सकती हूँ, तो कुकिंग में अच्छी। तो कभी कभी अपने लिए बनाते होंगे आप? कभी कभार हाँ, मन हो तो मैं सिंपल खाना बना लेती हूँ। सिद्धि कुमारी जी, आपका राजनीति का बैकग्राउंड रहा है, आपके फोर फादर से यहाँ से। आपका यहाँ आने का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है एक, वो आप जरा हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ में? किस तरीके से आना हुआ आपका, वो टिकट वाली बात? हाँ देखो, आप लोग बोलते हो ना डबल इंजन की सरकार जी, तो मेरे यहाँ पे 2 महिलाओं की डबल इंजन की सरकार होती थी, मेरा मदर और मेरा ग्रैंड मदर। तो 2007
जब आधा निकल गया था और इलेक्शंस होने वाले थे 2008 में, तो हम लोग बॉम्बे छुट्टियों पे गए हुए थे। हम हर साल बॉम्बे जाते थे मेरी ग्रैंडमदर के लिए। तो मेरी मम्मी वहाँ दिल्ली में छुट्टी मना रही थी, हम लोग बॉम्बे में थे। तो मेरा मम्मी ने मेरा दादी को फ़ोन किया कि हुक्म टिकट मिल गया है। तो मेरी दादी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैं वापस आई तो मेरी दादी ने बोला जाके फ़िल्म देख लो। तो मैंने कहा मेरे को फ़िल्म क्यों दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं फ़िल्म देख लूँगी। बाद में मेरी मम्मी, उस वक़्त मोबाइल हम लोग को रखते भी नहीं थे, तो वापस लैंडलाइन पे फ़ोन आया, वापस कनेक्ट हुआ। तो मम्मी ने बोला हुक्म आप थोड़ा समझो, ये बीजेपी पार्टी की टिकट है, सिनेमा की टिकट नहीं है। तो ये सब भी बहुत अच्छा रहा। फिर ये लोग बड़े सोच में भी पड़ गए कि लड़की को बाहर भेजें कि नहीं भेजें, राजनीति में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। पर इन दोनों का ये था कि ये कर लेगी, ये इन दोनों में बहुत था ये पार, उनको अपनी अपब्रिंगिंग पे उनको भरोसा था। ये दोनों बोले कि तू कर लेगी, बस तू निकल। तो मम्मी तो आती थी नॉमिनेशन तक, पधार जाते थे कि नॉमिनेशन करना है और डू योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। और इस बार आपके साथ नहीं है वो? इस बार नहीं है, हाँ बिल्कुल। कितनी कमी महसूस हो रही है? ऐसा वैक्यूम कि मतलब इसको कैसे समझौता भी हुए, दोनों इतने जल्दी निकल गए और दोनों की बातें अच्छी लगती हैं, उनकी यादें बहुत अच्छी हैं और उनको मैं याद दिन रात करती हूँ। ऐसा कोई क्षण नहीं होता कि मैं उनको याद नहीं करती हूँ, पर वो मेरे साथ हैं जहाँ पे भी हैं। ठीक है सिद्धि कुमारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं इस बार आप जीत का चौका लगाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू।